तो हमने पहले बेटा इस क्वेश्चन में इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। जब हम आगे जाते हैं तो ये एक इक्वेशन लिखी हुई है। इस इक्वेशन का क्या मतलब है? तो इस इक्वेशन को जो मैंने अपनी पहली वीडियो में थ्योरी पढ़ाई है, उसमें बेटा मैंने यूं समझाया था कि जब लाइट किसी मेटल की प्लेट पर इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट होने वाली लाइट की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो होती है, वो दो कामों में यूज होती है। नंबर वन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और जितनी एनर्जी सरप्लस बचती है, इट इज कैरीड अवे बाय फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब जो साइंटिस्ट हैं आइंस्टाइन, उन्होंने हमें ये बताया कि जब किसी मेटल की प्लेट पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है, तो उस इंसिडेंट लाइट एनर्जी का एक सर्टेन फ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च होता है। उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। और जितनी एनर्जी बाकी बचती है, उसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाते हैं एज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा बेटा, आपने क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा है कि लाइट की जो एनर्जी होती है, उसका फॉर्मूला होता है एच एफ। एच प्लैंक कांस्टेंट, एफ फ्रीक्वेंसी है। वर्क फंक्शन को फाई के सिंबल से डिनोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी में ऐसे ये भी लिख रहा हूँ। जहां बेटा फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, इस फ्रीक्वेंसी को अगर वेवलेंथ की फॉर्म में लिखें तो ये बन जाता है एच सी अपॉन लेमडा। अच्छा बेटा, वर्क फंक्शन के फॉर्मूले में भी, वर्क फंक्शन भी एनर्जी है, तो उस फॉर्मूले को भी लिखते हैं एच सी अपॉन लेमडा, पर उसे लेमडा नॉट लिखते हैं। और ये जो लेमडा नॉट है, इस लेमडा नॉट का जो मतलब होता है, वो मतलब होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यानी ये वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करती है। इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इट इज लैम्डा नॉट। जबकि ये वाला जो लैम्डा है जिसमें नॉट मैंने नहीं लगाया, इट इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है, उस लाइट की वेवलेंथ सिर्फ लैम्डा से डिनोट करूंगा। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट ओनली लैम्डा है, लेकिन लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। अच्छा, चलिए आखिरी स्टेप पर हूँ। बताइए, जो प्लस का फैक्टर है बेटा, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो वहां माइनस हो जाएगा, और टाइम बचाने के लिए मैंने एच सी डायरेक्ट कॉमन ले लिया। तो बाकी बचा वन अपॉन लेमडा माइनस वन अपॉन लेमडा नॉट। इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पर काइनेटिक एनर्जी को इस पूरे चैप्टर में आप देखिएगा, ये लोग ई मैक्स लिख रहे होते हैं। तो ई मैक्स का मतलब भी मैं आगे चल के समझा दूंगा, लेकिन अभी इजी लैंग्वेज में यही है कि हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ये जो बेटा मैंने इक्वेशन लिखी, इस इक्वेशन को लिखने के बाद अब आप अगर इसी पे वापस आ जाएं, जो क्वेश्चन हमारा चल रहा था, तो आपको नजर आएगा कि ई मैक्स इज इक्वल टू एच सी। देखिए बराबर में एच सी वन अपॉन लेमडा माइनस वन अपॉन लेमडा नॉट लिखा हुआ है। तो जो इक्वेशन यहाँ डायरेक्ट लिखी हुई है, उसको मैंने रफ में आपको प्रॉपर वे में दिखा दिया है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि बेटा ये बताएं कि ये जो लेमडा नॉट है, सर ये लेमडा नॉट है क्या चीज? तो बेटा अभी मैंने आपको रफ में सिखाया है कि इस लेमडा नॉट का नाम है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है जनाब, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इसका नाम है। अच्छा जी, उसके बाद फिर उन्होंने एक आपके सामने ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ को जब आप अपनी बुक में देखते हैं, तो आप देखिएगा बेटा अपनी बुक के अंदर, आपकी बुक के अंदर ये ग्राफ कंप्लीट नहीं होगा। ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके सिर्फ यहाँ तक है। ठीक है ना, यहाँ तक बना हुआ है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप स्केल से इस ग्राफ को एक्सटेंड कर दें। जब आप इसको स्केल से एक्सटेंड कर लेते हैं, तो एक्सटेंड करके अब आप जरा देखिएगा कि इस क्वेश्चन में या इस ग्राफ में इन्होंने एक्स एक्सिस पे वन अपॉन लेमडा को रखा है, और वाई एक्सिस के ऊपर बेटा एनर्जी को रखा है। तो ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा ना, तो अगर ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताता। क्योंकि ये वन अपॉन लेमडा का ग्राफ है, तो ये हमें बताएगा वन अपॉन लेमडा नॉट की वैल्यू। और ये जो वन अपॉन लेमडा नॉट की वैल्यू है, इस वैल्यू को बेटा अगर आप मुझे पढ़ के बताएं, तो देखिए ये टू है बेटा, इसे पढ़ा जाएगा
2.1, इसे पढ़ा रहेगा बेटा 2.1, इसे पढ़ा रहेगा 2.2 और इसे पढ़ा रहेगा 2.3। तो इसको मैं 2.2 पढ़ लिख सकता हूँ, तो 2.2 भी चलेगा ये। तो ये 2.2 है और 1/λ के साथ इन्होंने ये नंबर एक्सपोनेंट लिखा हुआ है 6। तो ये बेटा 1/λ0 बराबर है 2.2 एक्सपोनेंट 6। बेटा इसको आप अपनी जरा बुक के अंदर नोट कीजिएगा बेटा, पहले जरा इसको अपनी बुक में नोट कीजिए। हाँ बेटा, नोट कर लिया आपने? अच्छा बेटा, जब आपने इसको नोट कर लिया तो इस क्वेश्चन का बेटा नेक्स्ट पार्ट पढ़े। तो वो बोल रहे हैं हमें लैम्डा नॉट की वैल्यू बताइए। आपने इस ग्राफ में जो वैल्यू अभी फाइंड आउट की है, इट इज 1/λ0। और इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं 1/λ0 की वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ लैम्डा नॉट की वैल्यू चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं जो नंबर मेरे पास आ चुका है, इस नंबर को बेटा मैं बोलूंगा रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करते हो तो लैम्डा नॉट जी, तो ये जनाब आपके पास नंबर आ जाता है 4.5 एक्सपोनेंट -7 मीटर। ठीक है जनाब, तो ये इसकी वेवलेंथ आ गई। अच्छा बेटा, जब इसकी वेवलेंथ आ गई, जिसको लैम्डा नॉट का मैंने नाम दे दिया, तो इसी क्वेश्चन में एक और बात पूछ रहे हैं। कह रहे हैं आपने इस ग्राफ का निकालना है प्लैंक कांस्टेंट। तो याद रखिएगा, क्योंकि मैं पहली वीडियो में ये बात समझा चुका हूँ कि कभी भी आपको बेटा ग्राफ दिया हुआ हो, तो इस ग्राफ का अगर आप ग्रेडियंट निकाल लें, तो मैंने आपको ये पहली वीडियो में बात समझाई हुई है कि अगर ग्राफ एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाला हो, तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट हमें बताता है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है जनाब, लेकिन अगर ग्राफ फ्रीक्वेंसी का नहीं है, अगर ग्राफ फ्रीक्वेंसी का नहीं है, ग्राफ तो सर 1/λ का है, तो शायद आपको याद हो बेटा, आप बता सकते हैं कि अगर 1/λ का ग्राफ हुआ तो पहले तो ग्रेडियंट निकालेंगे। तो जो ग्रेडियंट आएगा, जी, इसका मतलब है आपने पूरा याद किया है, जबरदस्त। तो सर वो आएगा एच सी। ठीक है ना, वो खाली एच नहीं होगा बल्कि वो एच सी होगा। तो पहले इसका ग्रेडियंट निकालना है। अब ग्रेडियंट निकालने के लिए मैं आपकी हेल्प सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने में करूंगा। ग्रेडियंट आप खुद से निकालिएगा। वो 2 पॉइंट्स इस तरह से हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि अभी अभी हमने जो लेमडा नॉट निकाला है, अगर देखा जाए तो ये लेमडा नॉट इसका एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स की वैल्यू है, और इस जगह पर बेटा वाई की वैल्यू 0 होगी। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो ये पहला पॉइंट मैं बोलूंगा x1 y1 हो गया, x1 y1 हो गया 2.2 एक्सपोनेंट 6 और 0। ठीक है जनाब, ये पहला पॉइंट हो गया। अब मुझे चाहिए कोई दूसरा पॉइंट। तो इसका दूसरा पॉइंट पकड़ने के लिए इस ग्राफ के ऊपर देखिए, कोई आपको अच्छा सा पॉइंट समझ में आ रहा हो। मेरे ख्याल में अगर मैं इस वाले पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करूं, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट के ऊपर जब मैं x पर आता हूं, तो x वाला नंबर बेटा मुझे नजर आता है 3.5 एक्सपोनेंट 6। ये x वाला नंबर हो गया। और इसी से बेटा अगर मैं y वाले नंबर पे जाता हूँ, तो y वाला नंबर मेरे ख्याल में 2.5 या 2.6 है। ठीक है जनाब, तो मुझे चश्मा लगाकर भी मैं इतना अच्छा नहीं पकड़ पाऊंगा, तो मेरे ख्याल में मैं इसको 2.5 ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप इसको अपने पास बुक में शायद ज्यादा अच्छा देख सके। तो 2.5 नंबर लिया है मैंने, और इसका एक्सपोनेंट बेटा ये वाला है, एक्सपोनेंट -19। तो ये एक्सपोनेंट -19 हो गया। तो ये मेरे लिए कहलाएगा x2 y2। तो बेटा ग्राफ के ऊपर मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट हो गया x1 y1, दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2। तो अब आपको इसका अगर ग्रेडियंट निकालना है, तो बेटा ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो बेटा जो वैल्यूज ऊपर लिखी हुई हैं, आप उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके पहले ग्रेडियंट निकालिएगा। जो ग्रेडियंट आएगा वो एच सी वाला नंबर होगा, उसमें से आपको खाली एच निकालना है। तो बेटा स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दोगे, और अब आप इसको स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करके आपका रिजल्ट आना चाहिए, जो कि फिक्स वैल्यू है 6.7 एक्सपोनेंट -34। और जो इसका एच सी यानी ग्रेडियंट आता है, तो बेटा वो ग्रेडियंट का नंबर आप चेक कीजिएगा, अराउंड 2 एक्सपोनेंट -25 आएगा। तो कोई एक्यूरेट नहीं आ पाएगा, जाहिर सी बात है कि
हम जब ग्राफ ले रहे होते हैं पॉइंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो बेटा आप इसको आराम से बैठ के कीजिएगा, तो आपको प्लैंक कांस्टेंट का रिजल्ट 6.7 एक्सपोनेंट -34 मिल जाएगा। तो बेटा फिर आपको ये बात समझ में आ गई बेटा मनाहिल? चले ठीक है। अच्छा जी, इसी क्वेश्चन के अंदर कुछ और बात कहना चाहते हैं, और वो बात बेटा ये कह रहे हैं कि जो मेटल अभी हमने स्टडी की, उस मेटल के ऊपर ऑक्सीजन की एक लेयर आ गई, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और जब ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, इस पे जंग आ गया, रस्ट आ गया, तो कहते हैं जनाब अब हमने नोट किया है कि इसका वर्क फंक्शन पहले से ज्यादा हो गया है। वर्क फंक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो आपको याद होगा सर, जो वर्क फंक्शन होता है उसको फाई से डिनोट करते हैं, और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लेमडा नॉट। पर मैंने लेमडा नॉट को थोड़ा सा अलग करके लिखा है, उसकी वजह ये है, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में उसने कहा कि वर्क फंक्शन की वैल्यू बढ़ गई है। अगर वर्क फंक्शन की वैल्यू बढ़ गई तो एच और सी तो कांस्टेंट है, तो 1/λ0 की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर 1/λ0 की वैल्यू बढ़ जाती है, 1/λ0 की वैल्यू बढ़ जाती है, तो इस ग्राफ में, क्योंकि उसने वैल्यू नहीं दी, उसने बोला सिर्फ बढ़ गई है वैल्यू, तो अगर वैल्यू बढ़ गई तो बेटा 1/λ0 हम कोई भी ऐसा नंबर ले लेंगे जो पहले वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो पहले वाला नंबर ये था, अब जो बेटा मैंने 1/λ0 लिया, फॉर एग्जाम्पल वो वाला नंबर ये रहा, तो मैं यहां से ग्राफ स्टार्ट करूंगा। पर याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तमाम ग्राफ में याद रखिएगा कि जो ग्राफ बनता है, जो ग्राफ दिया हुआ होगा वो दूसरे वाले ग्राफ के हमेशा पैरेलल होगा, और हमेशा पैरेलल ही आपने ड्रॉ करना है। सिर्फ उसका एक्स इंटरसेप्ट मैंने इंक्रीज कर दिया है, वर्क फंक्शन बढ़ गया है। जी जी, कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि उसने वैल्यू गिवन नहीं की हुई। अगर उसने वैल्यू दी हुई होती तो हम वैल्यू के अकॉर्डिंग करते, वैल्यू उसने जब दी ही नहीं है तो हम इसको ऐसे ही आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है बेटा, तो जरा इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे चले। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास इस टॉपिक का, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 में जम कीजिए। ये आगे थे क्वेश्चन नंबर 7, ये रची क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो पहले डेफिनेशन पूछ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन, आप नोट्स मैंने कहा था बेटा जरूर बेटा प्रिंट आउट कर लीजिएगा, ताकि आपको बात समझ में आ सके। उसके बाद कह रहे हैं कि जो लाइट है उसकी वेवलेंथ 436 नैनोमीटर है। तो ये बेटा उन्होंने वेवलेंथ बता दी है 436 नैनोमीटर, और कह रहे हैं इस लाइट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो आपको ना बेटा ये एनर्जी का फॉर्मूला याद करने के लिए हम ये वाला सवाल कराना चाह रहे हैं, ताकि आप इसके फॉर्मूले को याद करते जाएं। एनर्जी का बेटा फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है जनाब, ये क्वांटम फिजिक्स में फॉर्मूला है। ऊपर लिखा हुआ है एच सी, तो बेटा एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों की वैल्यूज डाटा शीट में दी हुई होती हैं। उन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो हमें याद हो गया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 2 एक्सपोनेंट -25 होता है। आप याद नहीं कीजिएगा, आपसे तो बस सिर्फ मैं इतनी सी बात करना चाहूंगा कि एच की वैल्यू भी डाटा शीट में होती है, सी की वैल्यू भी होती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। नीचे लिखी हुई बेटा वेवलेंथ, वेवलेंथ है 436 नैनोमीटर, तो बेटा मैंने इसको -9 लिख दिया। और नैनोमीटर लिखने के बाद जब बेटा आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, तो बेटा इसका रिजल्ट आएगा 4.56, जिसको 4.6 भी लिख सकते हैं, और एक्सपोनेंट में आएगा -19 जूल। तो ये बेटा उस लाइट के एक फोटोन की एनर्जी है। ठीक है जनाब, अगर लाइट की वेवलेंथ 436 नैनोमीटर हो, तो इतनी वेवलेंथ पर जो फोटोन होता है उसकी एनर्जी की वैल्यू मैंने आपको बता दी कि ये उसकी एनर्जी की वैल्यू है। क्या बेटा आपने कॉपी कर लिया इसको? ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के कहते हैं कि लाइट फ्रॉम द लैंप इन बी, जो अभी हमने ऊपर लैंप स्टडी किया है,
उसको हमने दो मेटल की प्लेट्स पर, दो डिफरेंट प्लेट्स के ऊपर इंसिडेंट कराया है। एक प्लेट सीजियम की है, एक प्लेट टंगस्टन की है, और दोनों का वर्क फंक्शन दिया हुआ है। दोनों का वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, वर्क फंक्शन देकर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताइए। तो इस क्वेश्चन में भी बेटा आपको ये फॉर्मूला याद कराना चाह रहे हैं कि बेटा वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लेमडा। अगर क्वेश्चन में वर्क फंक्शन दिया हुआ हो, देखिए वर्क फंक्शन है 1.4, पर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एच सी की वैल्यू 2 एक्सपोनेंट माइनस 25 है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपने कैलकुलेट करना है, तो बेटा आप लेमडा नॉट को इधर ले आइएगा और इन सारे के सारे नंबर को इस तरफ लेकर आ जाइएगा। तो आपको बेटा रिजल्ट मिलेगा 890 एक्सपोनेंट माइनस 9 मीटर। और ये जो रिजल्ट मिलेगा ये कहलाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का नंबर। और एक्सपोनेंट माइनस 9 को अगर आप हटा देते हैं तो इसकी यूनिट बेटा बन जाती है नैनोमीटर। तो बेटा इसको वर्कबुक में नोट कीजिए। ये लिखने से बेटा आपके दिमाग में ना फॉर्मूलाज बैठेंगे और इस चैप्टर में आगे जाकर भी यही फार्मूले सारे यूज होते रहेंगे। इसलिए सवाल आसान है, लेकिन मैं इन सवालों में ये नहीं बोल रहा कि अब देखिए वैल्यू खुद ही पुट कर लें और सॉल्व कर लें, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि फिर फॉर्मूला दिमाग में याद नहीं रहेगा आपको। अच्छा बेटा टंगस्टन में आ जाए, तो टंगस्टन के अंदर भी सर सेम वर्किंग है, इस दफा बिल्कुल सेम वर्किंग है। वर्क फंक्शन है एच सी अपॉन लेमडा नॉट है। इस दफा वर्क फंक्शन की वैल्यू 4.5 है। ये भी जूल में है। उस जूल से आप इसको पहले, सॉरी ईवी में है, ईवी से पहले आप इसको जूल में लेकर आएंगे और फिर इससे भी आपने इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है और इसकी वेवलेंथ आएगी 280 नैनोमीटर। तो ये हमने वर्क फंक्शन, दो वर्क फंक्शन दिए हुए थे और दोनों वर्क फंक्शन से वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली। और जब बेटा वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली तो अब मैं आपको इस वाली बात पर जोर दे के समझाना चाहूंगा कि ये जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है, सर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विच कैन स्टार्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी अगर किसी लाइट की वेवलेंथ इस नंबर से छोटी होगी, अगर किसी लाइट की वेवलेंथ इस नंबर से छोटी होगी तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सकती है। क्या मतलब, आप देखिए क्वेश्चन के बेटा फर्स्ट पार्ट में जाइए। फर्स्ट पार्ट में लाइट की वेवलेंथ थी 436 नैनोमीटर। 436 बेटा मनाइला में आप बताइए 436 जो है 436, बताइए इस नंबर से 890 से 436 छोटा नंबर है। अगर 436 छोटा नंबर है, 436 छोटा नंबर है, तो 436 नैनोमीटर is shorter than 890। 890 से छोटा है, ठीक है जनाब, 890 से छोटा है। और अगर किसी लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से छोटी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से छोटी है, ठीक है जनाब, शॉर्टर देन, शॉर्टर देन लेमडा नॉट मीन्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, फोटो इमिशन होगा, ठीक है जनाब, फोटो इमिशन होगा, सो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। तो फोटो इलेक्ट्रॉन उस वक्त इमिट होते हैं, बाहर निकलते हैं, जब लाइट, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ शॉर्टर देन कट ऑफ वेवलेंथ, शॉर्टर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो। तो थ्रेशोल्ड से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। लेकिन बेटा ये बताइए ये वाली जो वेवलेंथ है 280, ठीक है जनाब, ये 280 इट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इससे बड़ा नंबर अगर होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो जो लाइट आ रही है 436, सर वो जो 436 है इज लॉन्गर देन 280, ये वाले नंबर से बड़ा है, ठीक। सो नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। इलेक्ट्रॉन उस वक्त इमिट होते हैं जब लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड के अंदर अंदर हो, थ्रेशोल्ड से छोटी हो।
अगर लाइट की वेवलेंथ शॉर्टर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, वरना इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन में इसने आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की अहमियत समझाने की कोशिश की है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। लेकिन बेटा मेरा अपना ख्याल ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, चलें ये वाला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लेकिन बाकी सारे ऐसे ही हैं और टाइम कम है तो हम चाहेंगे कि आपको जल्दी से अगले टॉपिक पे लेके जाएं, ठीक है ना। तो जरा जल्दी से पहले इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। इट इज क्वेश्चन नंबर 11। बेटा अपनी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। जब आप क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 पर ये कह रहे हैं इक्वेशन लिखनी है। कैसी इक्वेशन लिखनी है? तो आपको याद होगा अभी क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको यूं पढ़ाया था कि मेटल की प्लेट पर जो लाइट इंसिडेंट होती है, उस इंसिडेंट लाइट एनर्जी का जो एक फिक्स्ड फ्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च होता है, और इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एनर्जी का नाम वर्क फंक्शन होता है, और जो बाकी एनर्जी बचती है उसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन अपने साथ एज काइनेटिक एनर्जी ले जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इंसिडेंट लाइट एनर्जी को एच सी अपॉन लेमडा लिखते हैं, वर्क फंक्शन को फाई लिखते हैं, और काइनेटिक एनर्जी की जगह ये लोग बार बार टर्म लिखेंगे ई मैक्स। तो ई मैक्स क्या है, मैं अभी ई मैक्स को भी अभी इसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ई मैक्स क्यों लिख रहे हैं, जबकि इसको काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहिए। खैर, ई मैक्स की फॉर्म में लिख दिया। तो पहले उन्होंने कहा इक्वेशन लिखिए, मैंने इक्वेशन लिख दी है, और कह रहे हैं अगर इस इक्वेशन में कोई इसके अलावा सिंबल यूज हो रहे हैं इन तीनों के अलावा, तो इन सिंबल को भी एक्सप्लेन करना होगा। तो बेटा इसमें इसका मतलब है आपको बताना पड़ेगा एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट, बताना पड़ेगा, एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। बाकी चीजें तो उसने खुद लिख के दी हुई है। ठीक, तो खाली इक्वेशन लिखने के लिए बोला, मैंने इक्वेशन लिख दी बेटा। इक्वेशन लिखने के बाद 1/λ का ग्राफ दिखा रहे हैं, और ग्राफ दिखाने के बाद कह रहे हैं कि बताइए इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो मेटल सरफेस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि वो मेटल की प्लेट कॉपर की है, आयरन की है, गोल्ड की है। ग्रेडियंट किसी भी मटेरियल की नेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो क्वेश्चन के अंदर पहली बात यही पूछ रहे हैं कि बताइए वो मटेरियल की नेचर पे क्यों डिपेंड नहीं करता। तो जरा इस वाली बात को बताइए, मैं यूं लिख रहा हूं, लिखिएगा। ग्रेडियंट इज एच, हाँ, प्लैंक कांस्टेंट को शो कर रहा है ना, ग्रेडियंट इज शोइंग प्लैंक कांस्टेंट, और इसमें 1/λ है, तो 1/λ होता है तो बेटा ये एच सी को शो कर रहा होता है। ग्रेडियंट इज एच इंटू सी, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, एच भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ प्लेट, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट। ये जनाब प्लेट के मटेरियल की नेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक, उसके बाद फिर दोबारा आपसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहे हैं, एनर्जी दी हुई है। तो अभी अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में ये वाली बात पढ़ चुके हैं, और अगर ऊपर वाली ये बात पढ़ चुके हैं तो मुझे इस वाले क्वेश्चन में इसको दोबारा करके मैं आपका टाइम नहीं जाया करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब मैं ढूंढना चाह रहा हूँ वो वाला क्वेश्चन जिसमें वो ई मैक्स के ऊपर कमेंट्री करवाएगा कि ई मैक्स क्या चीज है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को ढूंढना चाह रहा हूँ ताकि अगर क्वेश्चन हमें मिल जाए तो मैं वहीं पे जी ये वाला क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 13 में आइएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में पहले तो पूछ रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब बताएं। तो पूरा मतलब तो नहीं बता रहा, अब सिर्फ इतना लिख दीजिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करती है। अब काम की बात पर आ जाइए। काम की बात जनाब ये है जिसकी वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं भी समझाने जा रहा हूँ, वो ये कह रहे जनाब जब मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है जनाब, तो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट आपने उस पर इंसिडेंट कराई है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। देयर इज अ रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। रेंज का मतलब ही ये है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तमाम इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी
नहीं होती। क्वेश्चन है इसकी वजह बताएं क्या है। तो आइए मैं इसकी रीजन आपको बताने जा रहा हूँ। रीजन ये है कि जब किसी मेटल की प्लेट पर लाइट इंसिडेंट होती है तो मेटल प्लेट की सरफेस पर जो एटम्स होते हैं उनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उस लाइट से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं वो ऑलरेडी सरफेस पे रखे हुए होते हैं। और जब वो सरफेस पे रखे हुए होते हैं तो वो फौरन जब बाहर आते हैं, सरफेस पे रखे हुए बाहर आते हैं, तो बाहर आते ही उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि सर इस मेटल प्लेट की सरफेस के नीचे भी एटम्स होते हैं और नीचे वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन भी फोटो एमिशन में बाहर आते हैं। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो बाहर आने पर उन्हें सरफेस तक पहुंचने में, ये जो फॉर एग्जांपल नीचे से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है निकल के, उसे सरफेस तक पहुंचने में भी कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी मेटल की प्लेट के अंदर जाया हो जाती है। और जब मेटल की प्लेट के अंदर एनर्जी जाया हो जाती है तो जब वो सरफेस पर पहुंचता है तो जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी पहले से कम हो जाती है। तो अगर मैं इसके लिए सिर्फ इतनी सी बात लिखूं तो आपको बेहतर बात समझ में आ जाएगी। लिखिएगा जनाब, इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा इसके लिए ब्लू कलर ले लें, लिखिएगा इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम सरफेस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बट electrons from lower surface lose some energy to come on surface, then emit out। तो जब वो बाहर निकलते हैं तो उनकी एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी तो सरफेस तक आने में जाया हो गई। सही जनाब। सो देयर इज रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती। सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती। जो सरफेस पर होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है क्योंकि वो सरफेस पर रखे हुए होते हैं इसलिए फौरन बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो सरफेस के नीचे होते हैं उनको सरफेस तक आने में कुछ ना कुछ एनर्जी उनकी जाया हो जाती है। और जब उनकी एनर्जी जाया हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि देयर इज अ रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वहां पे काइनेटिक एनर्जी की आपको रेंज मिल जाती है। ठीक है ना। तो इस चीज को भी बेटा कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद अगर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 तक पहुंच चुके हैं। और 13 के आगे भी इसके अंदर और फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन बेटा जितना टाइम बाकी बचा हुआ है ना हमारे एग्जाम में, उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि अगर आप ये 4 सवाल भी पक्के कर लो ना तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके लिए काफी है।